हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। तो आज हम यूट्यूब चैनल की अपनी क्लास में देखेंगे निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन। तो दोस्तों देखिए निर्जलीकरण क्या होता है। देखिए जल यानी किसी चीज़ में जब जल की मात्रा होती है तो वह जल ही होता है। लेकिन जब यहाँ पर निर्जल कर देंगे, नी का मतलब निगेटिव अर्थ निकलता है, नहीं मतलब जब किसी चीज़ में जल की मात्रा नहीं होती है तो वहाँ पे निर्जल होता है। निर्जल उसी को बोलते हैं जिसे किसी चीज़ में जल की मात्रा ना हो तो उसे हम निर्जल कहते हैं। और देखिए करण यानी विधि, यानी किसी चीज़ में से जल की मात्रा को समाप्त करने की विधि को निर्जलीकरण कहते हैं। करण का मतलब होता है विधि, यानी किसी चीज़ में से जल की मात्रा को समाप्त करने को निर्जलीकरण कहते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे कि निर्जलीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए निर्जलीकरण का यूज कहाँ कहाँ होता है तो इसको समझते हैं। तो देखिए जैसे क्या हुआ, गेहूँ, चावल, दाल, ये सब क्या है, जब इनको खेतों में से इसकी कटाई कर घर पर लाया जाता है तो क्या किया जाता है कि इसको धूप में सुखाया जाता है। धूप में क्यों सुखाया जाता है, क्योंकि ये तो अनाज है तो इनमें जल की मात्रा होती है। उस समय क्या होते हैं, ये जल ही होते हैं, लेकिन इनको निर्जल किया जाता है तो इनको धूप में सुखाया जाता है। यानी जब सूर्य के प्रकाश की किरणों में रखा जाता है तो वहाँ से हीट मिलता है, जिससे इनके जो जल की मात्रा होती है वो वाष्पीकृत हो जाती है, वाष्प में कन्वर्ट होकर वाष्पीकृत हो जाती है। तो इसमें जल की मात्रा समाप्त हो जाती है। जब इन चीज़ों में से जल की मात्रा समाप्त कर दी जाएगी, यानी हम क्या कर रहे हैं, गेहूँ, चावल और दाल में से जल की मात्रा को समाप्त कर देना है। तो इसको मतलब क्या हम कर रहे हैं, गेहूँ, चावल और दाल का निर्जलीकरण कर रहे हैं। तो निर्जलीकरण इसलिए किया जाता है, तो जैसे देखिए अगर इसमें जल की मात्रा रहेगी तो जीवाणु क्या करेंगे कि जब जल की मात्रा रहेगी तो जीवाणुओं के लिए एक अनुकूल वातावरण वहाँ पर तैयार होगा। लेकिन जब इसमें से जल की मात्रा को खत्म कर दिया जाएगा तो क्या होगा, जीवाणुओं के लिए अनुकूल वातावरण समाप्त हो जाएगा। जब जीवाणुओं के लिए अनुकूल वातावरण समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा कि वो वहाँ पे पनप नहीं पाएंगे, वहाँ पे जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि चावल, दाल और जो गेहूँ है ये बहुत सारे दिनों तक, मतलब कई महीनों तक, कई सालों तक भी ये सुरक्षित रहते हैं। यानी जल की मात्रा यहाँ से समाप्त कर दी जा रही है, यानी निर्जलीकरण कर दिया जा रहा है इनका। तो ये बहुत दिनों तक हमारे लिए बढ़िया हो जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए अचार पे मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ। अचार, आप लोग अपने घर पर माताओं को देखते होंगे कि वो अचार बनाती है। तो अचार बनाती है तो वो सबसे पहले क्या करती है, आम का अचार बनाए या नींबू का अचार बनाए या कटहल का अचार बनाए, कुछ भी का भी अचार बनाए, तो वो सबसे पहले क्या करती है कि उसको धूप में सुखाती है। तो धूप में उसको क्यों सिखाती है, क्योंकि क्या हो कि उसका जल का मात्रा खत्म हो जाए। यानी किसी भी चीज़ का अगर वो अचार बना रही है तो उसका वे पहले निर्जलीकरण करती है, धूप में सुखाकर उसकी जल की मात्रा को समाप्त करवाती है। और समाप्त करवाने से क्या होता है कि उसकी जल की मात्रा समाप्त हो जाएगी तो जीवाणु उसमें पनप नहीं पाएंगे, और जीवाणु पनप नहीं पाएंगे तो अचार बहुत दिनों तक सुरक्षित रहेगा। यानी साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक अचार को हम काफ़ी आसानी से खा सकते हैं। तो इसलिए अचार को भी बनाने से पहले जो पार्टिकल का अचार बनाया जाता है उसका निर्जलीकरण किया जाता है। तो कारण यही है, जैसे आम का अचार बनाया जा रहा है तो आम का निर्जलीकरण किया जाता है धूप में सुखाकर। तो दोस्तों ये तो प्राकृतिक रूप से निर्जलीकरण हुआ सूर्य के प्रकाश के माध्यम से। और अब जो जैसे जैसे साइंस ने डेवलप किया, यानी अपना ग्रोथ किया, वैसे वैसे पता चला कि हम लोग जो निर्जलीकरण होता है, डिहाइड्रेशन, उसको हम कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियली रूप से भी हम निर्जलीकरण कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे गोभी यानी कलीफ्लावर। तो ये गोभी क्या होता है कि ठंडों के दिनों में उगाया जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि ये गोभी को गर्मियों के दिनों में भी लोग खाते हैं। तो कैसे खाते हैं, ये तो एक गोभी है, एक जलीय पौधा होता है, क्योंकि गोभी में जल की मात्रा पाई जाती है, तो एक जलीय पौधा हुआ, यानी इसमें जल की मात्रा है तो इसमें जल निहित है। तो क्या होता है, अगर जल की इसमें मात्रा निहित है तो इसे तो बहुत ज़्यादा दिनों तक हम इसको बचा पाएंगे नहीं। क्या होगा कि जीवाणु उसमें पनपेंगे, यानी वो जीवाणु उसमें अपना ग्रोथ करेंगे और उसको नष्ट कर देंगे, गोभी को सड़ा देंगे। तो ऐसा कृत्रिम रूप में इसको क्या किया जाता है कि ये बहुत दिनों तक रह जाता है। तो देखिए इसको कृत्रिम रूप से यानी क्या किया जाता है कि इसको कृत्रिम रूप से मशीनों द्वारा या किसी अन्य पाउडरों द्वारा क्या किया जाता है कि इसके जल की मात्रा को सोखवा दिया जाता है, यानी सुखा दिया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है कि इसको एक डब्बे में पैक कर यानी जो वायु के संपर्क में ना रहे, वायु के संपर्क में अगर आएगा तो उससे भी जल की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। और
इसको एक डब्बे में पैक कर कर रख दिया जाता है और इसको रख दिया जाता है तो ठंडे के दिन में उगने वाली चीज़ को हम गर्मियों के दिनों में यूज आसानी से कर लेते हैं। यानी ठंडा में उसका बुआई होता है और उगता है, लेकिन हम इसको गर्मी में भी खा सकते हैं कृत्रिम रूप से इसका निर्जलीकरण कर कर। और दूध, मैंने मेरा ये थंबनेल मैंने बनाया है दूध का पाउडर बनाना। तो देखिए दूध का पाउडर, दूध का पाउडर तो हम कृत्रिम रूप से भी बना सकते हैं और प्राकृतिक रूप से भी। लेकिन प्राकृतिक रूप से अगर दूध का पाउडर हम बनाएं तो उसमें समय लगेगा, कई दिन लग जाएंगे, 20 दिन 25 दिन 1 महीना भी जा सकता है इसका निर्जलीकरण करने में। आप एक बर्तन में दूध को लीजिए और अपने छत पर रख दीजिए और सूर्य का धूप आएगा तो इसमें बहुत थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा इसका निर्जलीकरण होने में। तो क्या किया जाता है, इसको कम समय में निर्जलीकरण करने के लिए कृत्रिम विधि अपनाया जाता है। कृत्रिम विधि कैसे अपनाया जाता है, तो एक पाइप होती है जहाँ पर इसका निर्जलीकरण किया जाता है, जहाँ पर इसका प्लांट होता होगा वहाँ पर पाइप नुमाती हो। और ये क्या होता है, इसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। ये पाइप का एक धातु की होती है ये। और क्या किया जाता है कि इसमें से दूध को एक पतली लेयर में, यानी जल्दी से इसके पानी को वाष्पित कर दिया जाए और पतली लेयर में इसके दूध को डाला जाता है। और दूध को डाला जाता है तो क्या होता है कि जैसे जैसे दूध जाता है, और ये लंबा पाइप होता है, एकदम अंत तक जाते जाते क्या होता है कि दूध का पानी समाप्त हो जाता है। और दूध का पानी समाप्त हो जाता है तो दूध चूर्ण रूप में बच जाता है। यानी दूध का जो मेन मटेरियल होता है वो चूर्ण रूप में बच जाता है। चूर्ण रूप का मतलब पाउडर, यानी पाउडर रूपों में ये बच जाता है। तो इस प्रकार हम अपने घर पर भी इसको दूध का पाउडर बना सकते हैं अगर हम निर्जलीकरण की विधि को जानते हैं। यानी डिहाइड्रेशन हमारे लिए जानना भी अनिवार्य है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे मैं क्या इस टॉपिक को मैं जो समझाने का माध्यम जो मेरा रहा आप समझ चुके होंगे। तो थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो।